लिखा है छंद शब्द छद धातु से बना है जिसका अर्थ है आच्छादित करना या खुश करना। आच्छादित करना यानी किसको आच्छादित होता है ढकना, किसको ढकता है तो कहेंगे काव्य की पंक्तियों को। अब छंद को आपके कविता के पाद यानी पैरों के रूप में भी देखते हैं। जैसे आप पैरों से क्या करते हैं, चलते फिरते हैं ना, तो ऐसे ही यहाँ पर जो छंद है इसके माध्यम से कविता में चला फिरा जाता है, यानी कविता को पढ़ा जाता है कि कहाँ पर गति देनी है, कहाँ पर विराम देना है, किस पंक्ति में कौन से छंद की कौन सी पंक्ति में कितने अक्षर होने चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें हमें छंद से ही पता चलती है। तो यहाँ पर छंद के अगर हम भेद देखें तो छंद के हमारे 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, तो कहेंगे छंद के 3 भेद होते हैं। एक का नाम है मात्रिक छंद, एक है वार्णिक छंद और एक है मुक्त छंद। ठीक है, छंद के 3 भेद हैं, मात्रिक छंद, वार्णिक छंद और मुक्त छंद। मात्रिक छंद क्या होता है, मात्रिक छंद जिसमें मात्राओं की गणना होती है उसको मात्रिक छंद कहते हैं, और वार्णिक छंद जिसमें वर्णों की गणना होती है। जैसे मेरे पास मान लीजिए शब्द है कोमल, ठीक है, ये मैंने लिखा है आपका कोमल। अब इस कोमल शब्द में वर्ण अगर आप मुझसे पूछेंगे तो हम इसको तोड़ के लिखते हैं पहले कोमल को। तो यहाँ पर कोमल को हमने तोड़ा, क धन ओ धन म धन अ धन ल और धन अ। ठीक है, अगर आप मुझसे इसमें वर्ण पूछ रहे हैं तो मैं स्वरों को गिन लेती हूँ। स्वर कौन कौन से हैं, 1 स्वर, 2 स्वर, 3 स्वर। तो यानी आप मुझसे पूछेंगे वर्ण कितने हैं तो मैं बोलूंगी 3। अब आप मुझसे पूछेंगे मात्रा कितनी है, तो अब मात्रा के लिए मुझे देखना होगा कि ये जो स्वर हम गिन रहे हैं ये ह्रस्व है या दीर्घ है। अगर ह्रस्व है तो फिर हम उसको 1 मात्रा गिनते हैं, अगर दीर्घ है तो हम उसको 2 मात्रा गिनते हैं। जैसे मैं कहूँ ये जो ओ है ये दीर्घ है तो इसकी मात्राएं 2 काउंट होती हैं, ये अह्रस्व है तो इसकी 1 और ये भी ह्रस्व है तो 1। तो इसमें कुल मात्राएं कितनी होंगी, 2 1 3 1 4, मात्राएं कितनी हो गई 4। तो इस प्रकार ये जो मात्रिक छंद है ये इन मात्राओं की गणना पर आधारित है, गणना यानी गिनने पर, इनको गिनता है। और जो वार्णिक छंद है वह वर्णों की गणना पर आधारित है, यानी यहाँ पर वर्ण गिने जाते हैं। और छंद में हमेशा हमें ध्यान व्यंजन पर नहीं स्वर पर देना होता है। किस पर ध्यान देना होता है, स्वर पर। ठीक है, यहाँ पर आपके तो अ ई उ और री ये वाले स्वर है, ये कैसे है, ये आपके ह्रस्व स्वर है और इनको आप कितना मात्रा के रूप में गिनते हो, 1 मात्रा के रूप में। कितने मात्रा के रूप में गिनते हो, 1 मात्रा के तौर पर, है ना। और अगर हमारे पास आ है, ई है, उ है ना, ए है, ओ, आई और औ, ये सब आपके कैसे हैं, कहेंगे ये सब दीर्घ है और इनको हम 2 मात्रा के रूप में गिनते हैं। कितनी मात्रा के रूप में गिनते हैं, 2 मात्रा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप मात्रिक छंद में मात्राओं को गणना करेंगे, मात्राओं को गिनेंगे, और जो वार्णिक छंद है उसमें वर्णों को गिनते हैं। ठीक है, हाँ, इसी ह्रस्व को आप लघु कह देते हैं, इसको हम ह्रस्व बोल रहे हैं, इसको हम छंद की भाषा में लघु बोलते हैं, और इसको हम दीर्घ बोल रहे हैं, इसको छंद की भाषा में हम गुरु बोलते हैं। लघु का चिन्ह सीधी खड़ी पाई 1 की तरह होता है, गुरु का चिन्ह ये एस की तरह साइन होता है आपका, ये एस की तरह साइन होता है गुरु का। ठीक है, इसकी मात्रा 1 और इसकी मात्रा 2। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमने देखा आपके कौन कौन से छंद, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। ठीक है, अब है मुक्त छंद। मुक्त छंद क्या है, जिसमें ना मात्रा गिने ना वर्ण गिने, जहाँ पर ना तो मात्राओं की संख्या कोई निश्चित है
ना ही वर्णों की कोई संख्या निश्चित है तो वो मुक्त छंद कहलाते हैं। जैसे आजकल की कुछ कविताएं हैं जिसमें छंदों का प्रयोग नहीं होता, शेरो शायरी आप लोग लिखते हैं पढ़ते हैं, वहां पर भी छंदों के हिसाब से चीजें नहीं चलती। यानी हम वर्ण और मात्राओं को फिक्स नहीं करते कि इतने ही वर्ण होने चाहिए, इतनी ही मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार हम छंदों के तीन रूप देखने को मिलते हैं, मात्रिक, वार्णिक और मुक्त छंद। ठीक है, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, ये जो मात्रिक छंद है इसको पढ़े तो मात्रिक छंद के तीन भेद होते हैं। मात्रिक छंद के तीन प्रकार होते हैं, कौन कौन से? कहा सममात्रिक, विषम मात्रिक और अर्ध सममात्रिक। ठीक है, कितने भेद होते हैं आपके? सममात्रिक, विषम मात्रिक और अर्ध सममात्रिक। इसका मतलब क्या है? छंद में चार चरण वाले छंद होते हैं, चार चरण यानी एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन और चार लाइन। ठीक है, ये चार लाइनें होती है। अब इसमें सममात्रिक का मतलब है कि जहां चारों ही, सममात्रिक का मतलब क्या है? सममात्रिक का मतलब है जहां चारों ही चरणों में जो मात्रा या वर्णों की गणना है वो एक समान होती है। ठीक है, और आपका और जो अर्ध सममात्रिक है उसमें क्या मतलब कि आधे में एक समान और आधे में एक समान, और विषम मात्रिक की चारों में ही अलग अलग वर्ण है। अगर मैं बोलूं इसमें 12 है, इसमें 14 है, इसमें 15 है, इसमें 16 है, तो यहाँ पर सब में अलग अलग है, तो ये विषम मात्रिक। मैं कहती हूँ कि सब में 12 12 12 मात्राएं हैं, तो ये सममात्रिक। मैं कहती हूँ कि इसकी पहली और तीसरी पंक्ति में 12 और दूसरी और चौथी में 16, तो ये अर्ध सममात्रिक। ठीक है, तो इस प्रकार आपके मात्रिक छंद के तीन प्रकार होते हैं। वैसे आपके पेपर में इतने डिटेल में ना आकर के सीधे आपसे पूछा जाएगा कि भैया चौपाई का लक्षण लिखो, दोहे का उदाहरण लिखो, दोहे की परिभाषा लिखो, ऐसे आता है। लेकिन ये बेसिक क्लियर करने के चीजें मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, देखिए, मात्रिक छंद एक ऐसा छंद होता है जिसमें छंद की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है। मात्रिक छंद में लघु और गुरु मात्राओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। मात्रिक छंद को आपके सिलेबस में ज्यादातर मात्रिक छंद लगे हुए हैं, तो मात्रिक छंद में आपके किसको गिनना होता है? कहा मात्राओं की गणना पर कोई ध्यान रखना होता है, और यहाँ लघु और गुरु मात्राओं का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स है हमारे, उसको देख लेते हैं, इनसे आपको क्लियर होगा। देखिए, लिखा है शशि मुख पर घूंघट डाले, तो शशि में देखिए श में अ लगा हुआ है, इस पे चिन्ह लगाएंगे लघु। श में छोटी ई है लघु, म में छोटा उ है लघु, ख में अ है लघु, प में अ है लघु, र भी लघु। अब इसमें बड़े उ की मात्रा है गुरु, ये लघु, लघु, ये गुरु, ये भी एक ही मात्रा है गुरु। अब आप इसको गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मात्राओं की संख्या कितनी है? 14। अब मैं सिर्फ इसमें वर्ण गिनती हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, वर्ण कितने? 11। तो वार्णिक छंद में केवल वर्णों को गिनते हैं और मात्रिक छंद में आपकी मात्राओं को गिनते हैं। अगली लाइन पर आते हैं। अगली लाइन में है अंचल में दीप छिपाए। अंचल और में बिंदी लगी हुई है, इसको हम गुरु के रूप में गिनेंगे। फिर आपका गुरु लघु लघु, गुरु गुरु लघु, लघु गुरु। ठीक है, अब मात्राएं गिनेंगे, 2 1 3 1 4 2 6 2 8 1 9 1 10 11 12 13 14, कितनी मात्राएं हो गई? कुल 14। अब वर्णों को गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वर्ण कितने हैं? 9 है। ठीक है, ये आपको वर्ण कैसे गिनने हैं और मात्रा कैसे गिननी है ये पता चल रहा है यहाँ से। ठीक है, पेपर में सवाल कैसे आएगा और लिखना कैसे वो भी बताऊंगी। अब देखिए इसके बाद, जीवन की गोधूली में, अब जी में बड़ा ई है तो गुरु, व में अ है तो लघु, न में भी अ है तो लघु, क में बड़ी ई है तो गुरु, ग में ओ है तो गुरु, ध में ऊ की मात्रा है गुरु, ल में छोटी ई है लघु में गुरु। अब इसको गिनिए,
2 1 3 1 4 2 6 2 8 2 10 1 11 और 2 13। भैया 13 कैसे हो रहे हैं, यहाँ तो 14 लिखा है। दोबारा गिनिए, 2 1 3 1 4 2 6 2 8 2 10 1 11 12 13। यानी यहाँ पर मात्रा गलत लिखी हुई है। ये मात्राएं यहाँ पर 13 होनी चाहिए जिस हिसाब से हम जोड़ रहे हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर वर्णों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 8। ठीक है, ऐसे ही लास्ट वाली लाइन में देखिए, त में ओ की मात्रा गुरु, त में बड़े ऊ की मात्रा गुरु, ह लघु ल लघु, स में ए की मात्रा गुरु, त में छोटा ऊ है लघु, म में अ है लघु, आ गुरु, ए गुरु। अब गिन लीजिए, 2 2 4 5 6 2 8 9 10 11 12 13 14। कितने हो गए, 14। वर्ण कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरीके से आप जहाँ पर वार्णिक छंद होता है वहाँ पर आप वर्णों की गणना करते हैं, जहाँ पर मात्रिक छंद होता है वहाँ आप मात्राओं की गणना करते हैं। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। ये आपने अभी आपके परीक्षा में सवाल कैसे आएंगे, जैसे आपकी परीक्षा में आएगा अच्छा सममात्रिक, विषम मात्रिक और अर्ध सममात्रिक भी समझ लीजिए। देखिए लिखा है, जिन छंदों के चारों चरणों की मात्राओं की संख्या तथा नियोजन क्रम समान हो उन्हें सममात्रिक छंद कहते हैं। जिन छंदों में चारों ही चरणों में, चारों चरण यानी मैंने कहा ना छंद में आपके ज्यादातर में 4 चरण होते हैं, जिन छंदों के चारों चरणों में मात्राओं की संख्या और उनका नियोजन क्रम एक समान हो उन्हें सममात्रिक कहा जाता है। चौपाई इसका सर्वोत्तम उदाहरण है, उसमें सभी चरणों में 16-16 मात्राएं होती। विषम मात्रिक क्या है, विषम मात्रिक उन्हें कहा जाता है जिन छंदों के चरणों की मात्राएं समान ना हो, उन्हें विषम कुंडलिया या छप्पय करके इसके उदाहरण आते हैं। अर्ध सममात्रिक क्या है, इसमें लिखा है जिन मात्रिक छंदों में सम सम एवं विषम विषम चरणों में मात्राएं समान हो। सम का विषम का अर्थ है, देखो यहाँ पर सम चरणों में, सम चरण अगर 4 चरण है तो इसमें 2 चरण सम चरण कहलाते हैं, 2 चरण विषम चरण कहलाते हैं। ठीक है, अब ये मेरे पास 4 चरण है, 1 2 3 4। ठीक है, इनमें लिख दिया मैंने 1 2 3 और 4 चरण है। इसमें जो सम चरण है वो कहलाते हैं दूसरे और चौथे, और जो विषम चरण है वो कहलाते हैं पहले और तीसरे। तो अर्ध सममात्रिक का मतलब है कि सम चरणों में नियम एक समान और विषम चरणों में समान नियम लगता है। ठीक है, ये आपका बेसिक था छंद का। सामान्यतः सवाल आपके यहाँ से आएंगे, ये तो छंद का आपने बेसिक समझा। सवाल कैसे आएगा, सवाल आएगा कि चौपाई छंद की लक्षण और इसका उदाहरण लिखो, ऐसा सवाल आएगा। चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण लिखो या चौपाई छंद का लक्षण और उदाहरण लिखो। ठीक है, पढ़ेंगे। चौपाई की परिभाषा आप लिखेंगे कि यह एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक मतलब चारों ही चरणों में संख्या एक तरीके से समान हो। ठीक है, तो कहेंगे यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण हैं, प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या कितनी है, 16 होती है। ठीक, 4 चरण वाले सममात्रिक छंद में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। चरण के अंत में जगण अथवा तगण नहीं होता। प्रथम तथा द्वितीय चरणों में तुक समान होती है। आपको अगर लगता है कि आपको ये अच्छे से याद हो रहा है तो ये कर लीजिए, अगर आपको ये अच्छे से याद हो रहा है तो ये, ठीक है, ये आसान लग रहा है तो ये याद करना है, ये आसान लग रहा है तो ये याद करना। एग्जाम्पल में देखेंगे, अनुचित उचित काज कछु होई, समुझि करिय भल कह सब कोई, सहसा करी पाछे पछताई, कहीं वेद बुझते बुझ नाही। तो ये आप इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आपसे पूछ लेगा दोहा, दोहे छंद की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। यहाँ पर लिखेंगे दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इस छंद के प्रथम और तृतीय, प्रथम और तृतीय यानी विषम चरण है ना, सम और विषम समझते हैं ना, तो ये विषम चरण में 13-13
और जो द्वितीय और चतुर्थ यानी इसके समचरण है, इसमें 11-11 मात्राएं होती है। तो इसके पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं रहती है। ऐसा हमारा दोहा छंद होता है। तो उदाहरण लिख देंगे, कागा काको धन हरई, कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाए कर, जग अपनो कर ले। ठीक है, तो ये आप दोहे के एग्जाम्पल के तौर पर लिखेंगे। ठीक, अगर आपने यहाँ पर अलंकार में ये वाला एग्जाम्पल याद कर रखा है, कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, वाखाए बोराय जग, या पाए बोराय, कर सकते। ठीक है, चलिए, हाँ, ऊपर वाली परिभाषा भी मान्य होगी। ठीक है, ऊपर वाली परीक्षा आपकी जो परिभाषा है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट है, उसको आप लिखोगे तो नंबर नहीं कटेंगे। ठीक, अब देखिए आगे लिखा है, सोरठा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। ये कैसा है? अर्ध सममात्रिक। जैसे दोहा अर्ध सममात्रिक है, ऐसे ही सोरठा भी अर्ध सममात्रिक है। यह दोहा का ठीक उल्टा है। दोहा का ठीक उल्टा यानी इसके पहले और तीसरे चरण में अब मात्राओं की संख्या 11 और पलट जाएगा दूसरे और चौथे में यहाँ पर 13 मात्राएं हो जाएंगी। तो ये बिल्कुल दोहे का उल्टा हो गया। ठीक है, देखिए इसका एग्जाम्पल है, मूक होई वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपासु दयाल, द्रवव सकल कलिमल दहन। ये आप सोरठे के एग्जाम्पल में याद कर सकते हैं। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है, जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन, करहूं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि सदन। या ये वाला, जान गौर अनुकूल, सियहि हर्षु न जाई कही, मंजुल मंगल मूल, पाम अंग फर कल लगी। ठीक है, ये आप सोरठा के एग्जाम्पल में याद कर सकते हैं। अगला है हमारे पास कुंडलिया छंद। कुंडलिया छंद क्या कह रहा है? कुंडलिया में 6 पंक्तियां होती है। कुंडलिया में कितनी पंक्तियां होती है? 6 पंक्तियां हैं। पहली 2 पंक्तियां दोहे की होती हैं और बीच की 2 पंक्तियां फिर रोले की हैं। रोले की शुरुआत उसी चरण से होती है जिस चरण में दोहे का अंत होता है, अर्थात दोहे का चौथा चरण रोले का पहला चरण बन जाता है। अंतिम 2 पंक्तियां फिर रोले जैसी ही होती है, और इसमें सम चरणों के अंत के गुरु वर्ण का होना जरूरी। ये आप इसका कुंडलिया नाम इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार सांप कुंडली मारकर बैठता है, उसकी पूंछ मुंह पर खत्म होती है, इसी तरह कुंडलिया भी जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द में खत्म होता है। स्पष्टीकरण नहीं लिखना है, 2 नंबर में आप सिर्फ परिभाषा और एग्जाम्पल लिखते हैं तो काफी होता है। देखिए, साई 6 चरण वाला है, 1 2 3 4 5 6। पहले 2 पंक्तियां दोहे, फिर रोला, फिर रोला। दोहे की जो अंतिम पंक्ति है उससे इसकी शुरुआत जिस शब्द से शुरू हो रहा है उसी शब्द पर खत्म। ये हो गया आपका कुंडलिया छंद। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से छंद की एक एक परिभाषा और एक एक उदाहरण जो है वो अपने हिसाब से जो आपको आसान लगता है वो याद करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम रस पर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आपके रस पर। ठीक है, काव्य के 3 अंग होते हैं, रस, छंद और अलंकार। तो हमने अभी अलंकार और छंद समझ लिए हैं, अब रस पढ़ते हैं। रस क्या है? तो कहेंगे काव्य को या किसी कहानी को या किसी नाटक आदि को पढ़ते या देखते समय हमारे हृदय में जो भाव है, उसकी अनुभूति है, जो हम कहते हैं हमें अच्छा लगा, हमें मजा आया, तो उसी को यहाँ पर रस कहा जाता है। ठीक है, वैसे आपसे रस की परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, आपसे सीधे जो है वो रस के लक्षण पूछे जाते हैं। ठीक है, कि आपका श्रृंगार रस का आपने लक्षण लिखना है, उदाहरण लिखना है, शांत रस का लक्षण उदाहरण, करुण रस का लक्षण और उदाहरण, इस तरीके से सवाल आप लोगों के जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपके श्रृंगार रस की स्थिति दिखाई पड़ रही है, यहाँ हमें वीर रस दिखाई दे रहा है और यहाँ हमें हास्य रस दिखाई दे रहा है ना। इस तरीके से हमें एक एक करके यहाँ पर छंदों के लक्षण और उदाहरण याद करने हैं। अब सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी है जिसमें एक साइड आप लिखेंगे रस का नाम और दूसरी तरफ लिखेंगे उसका स्थायी भाव। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पर श्रृंगार रस है, जैसे यहाँ पर श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति।
ऐसे ही आपसे करुण रस पूछा है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक, है ना। फिर आपका है अद्भुत रस, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा? विस्मय। रौद्र रस का क्रोध, वीर रस का उत्साह, हास्य रस का हास, भयानक रस का भय, विभत्स रस का घृणा, शांत रस का निर्वेद, वात्सल्य रस का स्नेह, भक्ति रस का अनुराग। वैसे सामान्यतः भरत मुनि के हिसाब से तो आपके 8 ही रस थे, लेकिन बाद में उद्भट आए, इन्होंने एक नया रस शांत रस का नाम दिया। फिर विश्वनाथ ने एक नया रस जोड़ा, इसमें वात्सल्य रस। और फिर आपके रूप गोस्वामी ने एक नया रस जोड़ा, इसमें भक्ति रस। अन्यथा भरत मुनि के हिसाब से ये आपके 8 रस कहे गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए रति क्या होता है, एक एक करके अगर इन सबको समझे। यहाँ पर लिखा है रति, स्त्री पुरुष की एक दूसरे के प्रति उत्पन्न प्रेम नामक चित्तवृत्ति को रति नामक स्थायी भाव कहा जाता है। जो एक एक स्थायी भाव हमने देखा है उसकी परिभाषा है, स्त्री पुरुष की एक दूसरे के प्रति उत्पन्न प्रेम नामक चित्तवृत्ति को रति नामक स्थायी भाव कहते हैं। ऐसे ही हास क्या है? रूप, वाणी एवं अंगों के विकारों को देखने से चित्त का विकसित होना हास कहलाता है। शोक क्या है? प्रिय वस्तु जैसे कोई इष्ट जन है, वैभव है, इसके नाश आदि के उत्पन्न होने के कारण जो चित्त की व्याकुलता है उसको शोक कहते हैं। क्रोध क्या है? असाधारण अपराध, विवाद, उत्तेजनापूर्ण अपमान आदि के उत्पन्न मनोविकार को क्रोध कहा जाता है। ठीक है। उत्साह क्या है? मन की वह उल्लासपूर्ण वृत्ति जिसके द्वारा मनुष्य तेजी के साथ किसी कार्य को करने में लग जाता है, उत्साह कहलाती है। इसकी अभिव्यक्ति शक्ति, शौर्य एवं धैर्य के प्रदर्शन में होती है। भय क्या है? हिंसक जंतुओं के दर्शन, अपराध, भयंकर शब्द, विकृत चेष्टा, रौद्र आकृति द्वारा उत्पन्न मन की व्याकुलता, भय स्थायी रूप। आश्चर्य, अलौकिक वस्तुओं को देखने, सुनने या स्मरण करने से उत्पन्न मनोविकार आश्चर्य है। ऐसी ग्लानि या जुगुप्सा क्या है? किसी अरुचिकर या मन के प्रतिकूल जो वस्तु है उसको देखने अथवा उसकी कल्पना में जो भाव उत्पन्न है वह आपकी जुगुप्सा है। निर्वेद क्या है? सांसारिक विषयों के प्रति वैराग्य, ईश्वर की तरफ जब ध्यान लगता है वो निर्वेद है। वात्सल्य क्या है? माता पिता का संतान के प्रति अथवा भाई बहन का परस्पर प्रेम वात्सल्य कहलाता है। रति क्या है? ईश्वर में परम अनुरक्ति, देव विषयक रति कहलाती। अब आपसे सवाल सीधे यहाँ से पूछा जाता है कि श्रृंगार रस की परिभाषा और उदाहरण लिखो। तो आप क्या कहते हैं? आप यहाँ पर श्रृंगार रस लिखते हैं कि जब किसी काव्य में प्रेम या आकर्षण या सौंदर्य की भावनाएं व्यक्त होती हैं तो उसे आपका श्रृंगार रस कहा जाता है। आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से यहाँ श्रद्धा मनु का एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं ना। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार कौन सा है? जहाँ पर नायक नायिका का मिलन, अनुहार, हंसी मजाक, छीना झपटी, तंग करना और शारीरिक या मानसिक मिलन हो जाए तो वहां संयोग श्रृंगार होता है। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, जाके सर पर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। या ऐसे लिख सकते हैं, बतरस लालच लाल की, मुरलीधरी लुकाए, तो करे भोनी हंसे, तेन कहे नटी जाए। ये दोनों एग्जाम्पल में जो आसान लगता है वो आप संयोग श्रृंगार के तौर पर लिख सकते हैं। वियोग श्रृंगार क्या है? नायक नायिका के विरह, वियोग अर्थात अलग हो जाने पर जो भाव है वो वियोग श्रृंगार है। इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर राम बोलते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, देखी सीता मृग नैनी। यहाँ पर जब सीता हरण हो चुका है तो राम परेशान होकर अपनी सीता के बारे में हर पक्षी, पशु, भंवरे सब एक एक के पास जाकर पूछ रहे हैं। तो वो जो स्थिति है वो वियोग की है। तो वियोग श्रृंगार में आप ये वाले एग्जाम्पल को डाल सकते हैं। अब है वीर रस। कहेंगे जब काव्य में वीरता, शौर्य या साहस का चित्रण होता है तो उसे वीर रस कहा जाता है। जैसे महाभारत का युद्ध का दृश्य है, वीर शिवाजी का युद्ध वर्णन है, ये सब आपके वीर रस के एग्जाम्पल में आ जाता है। एग्जाम्पल इसमें लिखेंगे, रण बिच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। वीर रस की स्थिति दिखा रहा है। ठीक है।
या ये वाला एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, चढ़चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट, करता था सफल जवानी को। या ये वाला आपने याद है, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये वीर रस के एग्जाम्पल के तौर पर है। आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास हास्य रस। हास्य रस में लिखेंगे जब कविता या कहानी को आप जो है कहानी में हास्य या मजाक का भाव है तो हास्य रस है। इस रस का उद्देश्य पाठक को हंसाना होता है। जैसे पूरे समय को देख कर गंजा तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका हुए। तो ये आपके गंजे की स्थिति देख करके यहाँ पर बोला है, तो यहाँ पर हास्य रस को पढ़कर हंसी आती है, तो ये वाला एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। या शीस पर गंगा हंसई भुजनी भुजंगा, हंसई हास ही को दंगा भयो, नंगा के विवाह में। शिव जी के विवाह के बाद आपके से संबंधित यहाँ पर हास्य रस है, तो ये एग्जाम्पल आपको याद होता है, ये आप लिख सकते हैं। फिर है करुण रस। जब किसी साहित्य दुख पीड़ा या करुणा का भाव प्रकट किया जाता है तो उसे हम करुण रस कहते हैं। जैसे हुआ न यह भी भाग्य भागा, इस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखी वो मुझसे कह कर जाते। तो ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि जब बुद्ध आपके सोती हुई अपनी पत्नी यशोधरा और बालक राहुल को छोड़कर चले जाते हैं तो उनके वियोग में आपके जो करुण रस यहाँ पर उत्पन्न होता है तो वो आपके यहाँ पर लिख सकते हैं आप। या अभी तो मुकुट बंधा था, माथ हुए थे कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन बोल। तो एग्जाम्पल याद होता है करुण रस में, उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अद्भुत रस में लिखेंगे जब किसी रचना में आश्चर्यजनक या अद्भुत घटनाओं का वर्णन होता है तो उसे अद्भुत रस कहा जाता है। जैसे देख देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, खिल न सकी कोमल काया। ठीक है, तो ये आश्चर्य का भाव है। जब यशोदा आपके कृष्ण के मुख में क्या देख लेती है, सारे ब्रह्मांड को देख लेती है। या ये वाला देख राम बल परम अछूतु, भालू कपिन कहूँ भयउ न भूतौ, सागर पर सेतु बने सुहावा, राम कृपा जय जय हनुमाना। ये एग्जाम्पल आप इन दोनों में से जो आपको याद होता है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है। हाँ, वियोग रस का उदाहरण भी आप करुण रस में डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने आपके काव्य में जो इम्पोर्टेंट रस छंद अलंकार थे इनको पढ़ा। क्रैश कोर्स में अब क्या पढ़ा जाए बताइए, आप लोग बताइए अभी आपकी कहाँ पर दिक्कत रह गई है। क्रैश कोर्स का मतलब है वे सारे क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देखो, एक विकल्प है कि हम पद्य खंड के जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं अब उनको पढ़ना शुरू करें, यानी आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, है ना। हमने जब गद्य के उद्भव एवं विकास की बात तो करी, गद्य में तो प्रमुख रूप से आधुनिक काल ही होता है, लेकिन पद्य हमारे आदिकाल में भी, भक्ति काल में भी, रीति काल में भी बहुत सारी महत्वपूर्ण रचनाएं हुई है। तो पद्य साहित्य का उद्भव एवं विकास, ये टॉपिक मैं कराना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को कोई और टॉपिक पहले पढ़ना है तो वो आप लोग बता सकते हैं। बताइए, किसी को कोई ऐसा टॉपिक लगता है कि अभी ये पढ़ाइए, एमसीक्यू ही पढ़ाइए। ठीक है। व्याकरण, भैया व्याकरण में ऐसा कुछ खास यहाँ पर है नहीं। यूपी बोर्ड के व्याकरण में मुहावरे ही है, आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, तो हम पद्य साहित्य के जो एमसीक्यू सवाल हैं उनको पढ़ना शुरू करते हैं। फिर पद्य साहित्य के एमसीक्यू के बाद हम जो है आएंगे आपके व्याकरण, यानी जिसमें मुहावरे आ गए, वाक्यांश के लिए एक शब्द आ गए, वाक्योक्तियां हो गई, ये हम फिर उसके बाद देखेंगे। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं। मुलाकात आप लोगों से कल एमसीक्यू सेक्शन। ओके, सभी को नमस्कार।